हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमान में। आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल की कट ऑफ भी जारी की है, जिसमें पेट के उन्होंने मार्क्स के अनुसार एक कट ऑफ जारी की हुई है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपनी एक प्लेलिस्ट में रीजनिंग का एक नया प्लेलिस्ट ऐड किया है, ताकि जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हों उनको रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करने में, सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो निश्चय ही आपकी सहायता करेगा। हमने अपने पिछले वीडियो में कैलेंडर के बेसिक पार्ट्स को जाना था कि कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ, उसमें जो गणनाएं होती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और हमने उसमें ऐसे क्वेश्चनों को हल करना सीखा था जिसमें केवल एक डेट दी होती है। आज हम उस क्रम में सापेक्षिक रूप में जो डेट्स दी होती है उसका अध्ययन करेंगे, और भी जो क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर के हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ें इससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा, ताकि वो चीजें हमारी आगे भी काम आती रहे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो हमें आगे बढ़ना है। तो हमने उस दिन क्या क्या सीखा था, तो हमने आपसे कहा था कैलेंडर जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है। तो कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ऑड डे, जिसे हम कहते हैं विषम दिन। विषम दिन की गणना कैसे करते हैं? दिनों की संख्या में जब भी हम 7 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है उसी शेष को हम क्या कहते हैं? उसी शेष को हम कहते हैं विषम दिन। अब ये विषम दिन उतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सोचिए कि हमको ज्ञात क्या करना है कैलेंडर में, तो हमको ज्ञात करना है दिनों को, कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस गणना को आसान करने के लिए हम विषम दिन की गणना करते हैं। देखिए, हमारा जो कैलेंडर है उसमें जो हम गणना करते हैं वो वीक को लेके करते हैं, क्योंकि एक वीक के बाद ही क्या होते हैं? दिन बदलते हैं। आप देखेंगे हम शुरुआत करते हैं सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, कुल 7 दिन। इस 7 दिन के बाद ज्यों ही 8वां दिन होता है, दिन अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। यानी कि 7 दिन का जो गैप है उसमें हम कहां पहुंच जाते हैं? फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये 7 है, ये हमको एक प्रकार से क्या कर दे रहा है? न्यूट्रल कर दे रहा है। मतलब अगर हम कहें कि आज सोमवार है और 7 दिन बाद फिर क्या होगा, तो सोमवार होगा। इसीलिए हमने कहा था कि विषम दिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस चक्र को अगर समझ जाएंगे तो समझिए कि कैलेंडर के सभी क्वेश्चनों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस हमको ये देखना है कि जो भी डेट्स दी गई हैं उसमें कितने दिन का अंतर है। अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जल्दी से कर लेते हैं तो समझिए कि हम बताने में एकदम समर्थ हो जाएंगे कि अगर आज क्या दिन है तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। इसी के लिए हमने क्या सबसे पहले सीखा था? विषम दिन की गणना सीखा था। इसके साथ ही साथ हमने अपने पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष होते हैं उनमें कौन कौन से महीने समान है। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपको वो याद है तो आपकी गणना काफी आसान हो जाएगी। आप देखेंगे कि काफी सारी गणनाएं करने से आप बच जाएंगे। तो उस दिन हमने आपको 2 विधियां बताई थी कैलेंडर को हल करने का। एक तो हमने आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाने का प्रयास किया था कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, और दूसरा हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कोट्स की सहायता से। और उन दोनों को ही आज हम फिर से रिपीट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस वर्ष के कौन कौन से महीने जो होते हैं वो समान होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने पिछली वीडियो में हमने इन सब चीजों पे चर्चा की थी, जो क्या है, जो कि किसी भी कैलेंडर के आधार हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था कि विषम दिन की कैसे गणना करते हैं। दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से डेज को, और जो हमारे पास बचता है शेष उसे हम क्या कहते हैं? ऑड डे बोलते हैं, यानी कि विषम दिन बोलते हैं। फिर हमने उसी के आधार पे आपको गणना करके दिखाई थी कि साधारण वर्ष से कौन कौन से महीने समान होते हैं। हमने क्या कहा था कि आप गणना करिए, जहां पे 0, 7, 14, 21, 28 है आप वहां पे रुक जाएंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं दिखा है वो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कैसे इन चीजों को हम गणना करते हैं कि जनवरी और अक्टूबर क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। फरवरी, मार्च, नवंबर समान होते हैं। अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मई, जून और अगस्त ऐसे महीने होते हैं साधारण वर्ष के जो किसी के समान नहीं होते हैं। उसके बाद हमने नीचे एक कोड लिखा था। हमने कहा था कि आप ये अगर याद कर ले रहे हैं तो 625, 40, 31 इस ढंग से करके क्या कर सकते हैं? कोड याद कर सकते हैं। 6 किस किस महीने कोड है? जनवरी, अक्टूबर। इस ढंग से आप याद कर लेंगे तो क्या होगा? आप कॉन्सेप्ट बेस पे भी कैलेंडर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और कोड मेथड से भी हल कर सकते हैं। हमारा पूरा जोर इस चीज पे रहता है कि आपको ये कैलेंडर जो है वो कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लॉजिकली उसे हल कर सकें, ताकि वो चीजें आपको भूले ना कभी।
जो आज पहली बार इस वीडियो पे हैं वो जाके पिछले वीडियो देखेंगे तो ये सारी गणनाएं कैसे की गई थी उसमें डिटेल में उसको समझाया गया। चलिए अब हम इन्हीं दोनों से एक क्वेश्चन हल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन को हल करना है, चलिए आज ही की डेट ले लेते हैं। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 7 मई सन 2022। अगर हमको ये पता करना हो कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो चूंकि इस पे हमने इस क्वेश्चन को हल करना हमने अपने पिछले वीडियो में ही सीख लिया था, लेकिन आज एक रिवीजन के तौर पे इसको हल करते हैं दोनों मेथड से बारी बारी से। पहले कॉन्सेप्ट बेस पे हल करेंगे और उसके बाद किस पे हल करेंगे? इस कोड मेथड से हल करेंगे। ठीक, तो चलिए 7 मई 2022। तो सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि पहले हम कॉन्सेप्ट बेस पे हल करेंगे। किस आधार पर हल है? जो कॉन्सेप्ट है इसका, उस कॉन्सेप्ट पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, कितना टाइम लगता है। तो हमने कहा था कि जब भी हल करें तो 1 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 2021। फिर समझाया भी था आपसे कि 2021 यानी कि 1 हम क्यों घटाते हैं? 1 हम इसलिए घटा रहे होते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सन 1 जनवरी सन 1 से लेकर अभी तक कितने वर्ष पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। तो अभी तक कुल वर्ष कितने खत्म हो चुके हैं? 2021 वर्ष। अभी तक कितने वर्ष खत्म हो चुके हैं? 2021। कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। कहां तक पहुंचा है? 7 मई तक पहुंचा है। तो गणना कैसे करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, 2000 सहूलियत के हिसाब से और 21। तो यहां हम लिखते हैं जैसे 2000 प्लस 21। ठीक, तो यहां तक की गणना हो गई। अभी थोड़ी सी बची हुई है गणना। हमने क्या कहा था कि 2000 और 21 मतलब शताब्दी को अलग करके लिख दीजिए और जो बचे हुए वर्षों उसको इस ढंग से लिखिए। इसके बाद जो ये बचा हुआ है इसमें कितने अधिवर्ष होते हैं, अब इसकी गणना करते हैं। तो 21 वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं? तो 5, 4 पंजे 20, 4 से भाग देते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि इन वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 4 से भाग दिए, 5 बार गया तो 5 लीप ईयर होंगे। इसके ठीक बाद अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहां तक की गणना में हमने क्या किया है? 2021 तक की गणना की है। अब हमको क्या करना है? मई 2022 तक की गणना करनी है। तो जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में, जब भी फरवरी की गणना करिए तो ध्यान दीजिएगा कि ये फरवरी किस वर्ष की है। तो यहाँ पे किस वर्ष की है? 2022। और 2022 चूंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा इसीलिए यह एक क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। इसलिए इसे फरवरी कितनी की होती है? 28 की। और चूंकि जब फरवरी 28 की होती है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो यहाँ पे फरवरी का विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। मार्च में कितना होता है? 3। अप्रैल में 2 और मई में होते तो 3 हैं, लेकिन हमको देखना कहां तक जाना है? तो 7 मई तक जाना है। और 7 तारीख में कितने विषम दिन होते हैं? 0। अब हमको क्या करना है? इन सभी आंकड़ों को जोड़ लेना है, बस एक काम करने से पहले। अब देखिए 2000 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 400 में अगर 0 है तो 2000 में भी क्या हो जाएंगे? 0 ही हो जाएंगे। तो ये तो 0 हो गया। 21 वर्ष अगर आप चलिए जोड़ लेते हैं, बहुत कम करने की जरूरत नहीं है। तो 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13 और 13 21 कितना होता है? 34। ठीक, अब क्या हुआ? जब भी विषम दिन काउंट करने के बाद 6 से ज्यादा आते हैं तो हम तुरंत ही क्या कर देते हैं? 7 से भाग कर देते हैं। कितनी बार जाएगा 7 से भाग देने पर? 7 चौक 28, 7 पचे 35 हो जाने वाला नहीं है। तो कितना बच जाएगा शेष? 6 बच जाएगा शेष। और 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। समझ में आया आप लोगों को? 2, 21, 5, 3, 5 क्या था? 4 पंजे 20 ये था। इसके बाद 3 क्या है? जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का और ये 7 किसका है? 7 मई का। तो इस तरह से हमने क्या काउंट कर लिया है? हमने काउंट कर लिया है कि 7 मई सन 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 7 मई सन 2022 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। अब इसी चीज को हम किस तरह से हल करेंगे? अब इसी चीज को हम इस कोड की सहायता से हल करेंगे। तारीख वही है 7 मई सन 2022। हमने कहा था कोड मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या करना है? कोड लिखना है। हाँ, घटाना उठाना नहीं इसमें। अब देखिए जैसे यहां लिखा था सेम यहां भी ऐसे लिखेंगे। 2000 को 2000 लिख दीजिए, 22 लिख दीजिए,
इस 22 में कितने लीप ईयर आएंगे वो लिख दीजिए, 4 पंजे 20 तो 5 यहाँ था। यहाँ तक की गणना जो यहाँ थी वही यहाँ थी। जो कोड है वो आपको क्या बचाता है, आपका यही जो माह की गणना ऐसे करनी है, वो माह की गणना आपकी क्या होती है, बच जाती है। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है कि मई महीने का कोड क्या है। तो आप देखेंगे कि मई, जून और अगस्त किसी के समान नहीं होते, और मई का कितना होता है 0, तो मई का 0 लिख दीजिए। आज तारीख कितनी है 7, तो 7 लिखिए, उसके स्थान पे 0। अच्छा 7 के स्थान पे 0 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 0, इसलिए आप 0 भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 0। अब देखिए कितना होता है, 2000 में भी कितने होते हैं 0, तो 22 और 22 5 कितना होता है 27। 27 6 से ज्यादा है, भागिए 7 त्रिक के 21, बचा कितना 6 का मतलब कि 7 मई को सप्ताह का या वीक का चौथा दिन होगा, 6वां दिन होगा, और 6वां दिन कौन सा होता है, शनिवार, सैटरडे। तो ये होता है मेथड क्या लगाने का, कॉन्सेप्ट बेस पे और कोड बेस पे। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, आप दोनों को समझते रहिएगा, जैसा भी आपको सहूलियत हो, आपको आसानी हो, उसका प्रयोग करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज पे और आपका ध्यान रखें, उस दिन भी हमने कहा था और आज फिर से, कि ये जो हमने लिखा है ये साधारण वर्ष के समान महीने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अधिवर्ष के समान महीने कौन कौन से होते हैं, तो उसकी गणना भी वैसे ही करनी है जैसे कि आपने किसकी गणना की थी, साधारण वर्ष की गणना की थी। अब देखिए सारा कुछ तो, क्योंकि साधारण और लीप वर्ष में सिर्फ अंतर क्या आता है, फरवरी में अंतर आता है, वहीं पे 28 दिन पे क्या हो जाता है 29। तो गणना कौन कौन सी प्रभावित होने वाली है, एक तो जनवरी की, जो फरवरी या उससे पहले की हो, जनवरी की गणना प्रभावित होने वाली है, और फरवरी की। यानी कि अब जनवरी जो है वो अक्टूबर के समान नहीं रह जाता है। तो आप जब गणना करेंगे तो देखेंगे कि जनवरी किसके समान हो जाता है, अप्रैल के समान हो जाता है। तो जो लीप वर्ष आएगा उसमें जनवरी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जो ये फरवरी है वो भी यहां से हटके वो कहां चला जाएगा, फरवरी जो है वो अगस्त के स्थान पे आ जाएगा। तो अधिवर्ष में जो जनवरी है वो अप्रैल और जुलाई के समान हो जाती है, फरवरी क्या होता है अगस्त के समान हो जाता है, और अक्टूबर क्या होता है किसी के समान नहीं होता है। अप्रैल जुलाई में कौन जुड़ गया, जनवरी जुड़ गया। फरवरी मार्च नवंबर में से कौन हट गया, तो मार्च और नवंबर तो समान ही रहेंगे, फरवरी कहां चला गया, यहाँ। सितंबर दिसंबर में कोई परिवर्तन नहीं, मई और जून में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो कि न अधिवर्ष में किसी के समान होते हैं और न ही ऑर्डिनरी ईयर में, यानी कि साधारण वर्ष में, तो मई जून 2 ऐसे महीने होते हैं जो किसी के समान नहीं है। अब अगर यही चीज आप याद किए हैं तो अप्रैल, तो आपको लीप ईयर का याद करने का एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन किस में होगा, कोड में, वही जो बदलेगा। तो कौन कौन बदल रहा है, जनवरी और फरवरी बदल रहा है, तो इसके कोड में बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साधारण वर्ष का याद है 6 और 2 होता है इनका, तो एक एक कम कर दीजिए, ये एक कम करके क्या हो जाएंगे 5, और ये एक कम करके क्या हो जाएगा 1, यानी कि जनवरी का हो जाएगा 5 और फरवरी का कितना हो जाएगा 1। इसी में परिवर्तन होने वाला है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका हो जाएगा जनवरी का 5 और फरवरी कितना हो जाएगा 1, इतना ही कोड में अंतर आने लगा, बाकी सारी चीजें वही। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें हम ये भी जान जाएंगे कैसे हल किया जाता है इनको निकालना। किसी वर्ष का कैलेंडर हम फिर से क्या कर सकते हैं, कब से फिर से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी एक वर्ष का उदाहरण हम लेते हैं, चलिए आते हैं। तो जैसे 2013 को लेते हैं। अब अगर आपको ये पता करना हो कि 2013 का कैलेंडर हम कब प्रयोग में ला सकते हैं पुनः, तो क्या करना है, आप 13 से आगे तक की गणना कर लीजिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मान लो यहां तक हमने इसे लिख लिया। अच्छा ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम इसके नीचे क्या लिखने वाले हैं, हम इसके नीचे इन वर्षों में विषम दिनों की संख्या लिखने वाली है, जो हमने आपको पहले ही बता रखा है। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन 1, और लीप वर्ष में कितने होते हैं तो 2। तो 13 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे 1। 14 भी साधारण, 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर 1, 1, 1, 2, क्योंकि हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। चलिए जरूरत पड़ेगी तो हम आगे तक के वर्षों को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो भी वर्ष आपको पूछ रहा है उस वर्ष से आगे तक की ऐसे आप गणना कर लीजिए। कर लिया ऐसे 13, 14, 15, 16 जब तक। अब क्या करना है, नीचे विषम दिन लिख देना, और वही फॉर्मेट जो आपने माह के लिए किया था सेम वहीं पे। किसका पूछा, 13 का। तो 13 से हम विषम दिनों की संख्या गिनना शुरू करेंगे, और कब रुकेंगे, जब हमको 7 मिल जाए।
या इसके गुणन में कुछ भी मिल जाए, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। तो गिनिए यहां से, तो 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। कहां पे आके मिलता है 7 आपको? 18। सन 2018 में आपको क्या मिल गया? 7। तो हमने माह की गणना में आपको क्या बताया था, जहां भी ये सारी चीजें मिलती हैं वो वर्ष समान, वो माह समान नहीं होता, बल्कि उसका अगला वाला महीना समान होता है। ठीक उसी तरह से यहां मिला है, यहां पे तो 2013 के समान कौन होगा? 2018 नहीं, बल्कि क्या होगा? 2019। यानी कि सन 2013 का कैलेंडर हम कब प्रयोग में ला सकते हैं? सन 2019 में। सेम उसी तरह से है जैसे हमने माह को ढूंढना बताया था आपको, सेम उसी तरह से है जैसे हमने क्या बताया था आपको, साधारण वर्ष के समान महीनों को ज्ञात करना। ठीक वही फॉर्मेट है, ऐसे ही लिख के। बस इसमें ध्यान क्या देना है कि जिस वर्ष के बारे में पूछ रहा है उसका नेचर जान जाइए। जैसे 2013 का नेचर क्या है? ऑर्डिनरी है। ये क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो जो वर्ष आपको मिले वो भी कैसा होना चाहिए? ऑर्डिनरी ईयर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2019 क्या है? ये भी ऑर्डिनरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करना है? तब आपको और आगे बढ़ जाना है। कब तक आगे बढ़ना है? जब तक कि आपको 7, 14, 21, 28 न मिल जाए, प्लस उसी सेम नेचर का न मिल जाए। यानी कि हम किसी वर्ष का कैलेंडर सेम टू सेम तभी प्रयोग में ला सकते हैं ना जब वो एक ही तरह का हो। जो पूछ रहा है अगर वो ऑर्डिनरी है तो मिलने वाला भी क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो हमने कैसे ज्ञात किया वो आपने देखा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हल करते हैं। चलिए हम 2015 ले लेते हैं। 2015 का कैलेंडर हम कब प्रयोग में ला सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? 2015, फिर क्या हो जाएगा? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो सबसे पहले हम इतने लिख लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इससे ज्यादा भी लिख लेंगे। अब क्या करना? दूसरा स्टेप क्या आता है? इसके नीचे विषम दिन लिखना। तो 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1। ये 1 1 2 2 2 ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ इन वर्षों के विषम दिनों को। अब काउंट करिए यहां से। तो 1 3 4 5 6 8। देखिए 7 नहीं मिला, 8 मिल गया। आगे नहीं है 8 9 10 11 11 2 13 और 13 एक कितना होता है? 14। यानी कि हमको 14 कहां मिल रहा है? सन 2025 में मिल रहा है। तो सन 2015 का कैलेंडर क्या हम 2025 में टांग सकते हैं? नहीं। कब? उसके अगले वर्ष में। अगला वर्ष क्या है? 2026। यानी कि सन 2015 का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग में ला सकते हैं? सन 2026 में। ठीक, सेम इसी तरह से हमको सारी गणनाएं करनी है। ठीक, 2015 का 26 जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इसी तरह से उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ये समझ में आया आपको कि अगर हमसे ये पूछ दे कि किसी वर्ष का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग में ला सकते हैं तो उसको कैसे हल करना है? सबसे पहले वर्ष को ऐसे लिख देना है आगे तक बढ़ा के, उसके नीचे उसके विषम दिन लिखने हैं और क्या करना है? तब तक काउंटिंग करना है जब तक क्या ना मिल जाए? 7 या 7 के गुणन में 7 14 21 28 जहां पे ये मिलता है उसके ठीक आगे वाला वर्ष क्या होता है? उस वर्ष के समान हो जाता है। ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही वर्षों का नेचर एक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप काउंटिंग को आगे बढ़ा दीजिएगा। कैसे किया हमने ये? जैसे हमने माह की गणना के लिए किया। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि जब कोई एक डेट दी हो तो कैसे ज्ञात कर। अब हम ये सीखेंगे कि अगर सापेक्षिक रूप में एक डेट के सापेक्ष में दूसरे डेट के पूछे कौन सा दिन है तो कैसे गणना की जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अगर ये पूछ दे कि 7 मार्च सन 2022 को मंडे हो, सोमवार हो, तो आपको बताना हो 29 मार्च 2022 को क्या होगा। ठीक, देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? जो भी आपको हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसमें देखेंगे ईयर सेम है, मंथ सेम है, क्या बदला है? सिर्फ डेट बदली है। तो हमको क्या करना है? देखिए जब भी हम इस तरह की गणनाएं करेंगे तो हमको दिमाग में एक चीज रखना है कि अगर हमको ये मालूम चल जाए कि इस डेट और इस डेट के बीच कितने दिनों का अंतर है।
जैसे अगर आज एक तारीख है और 8 तारीख के बारे में पूछ रहा है तो कितने दिन का अंतर है? 7 दिन का अंतर है। तो आज अगर सोमवार है तो 8 को भी क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय कि हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए, इन दो डेट के बीच में कितना अंतर है इसको ज्ञात करना। अगर ये आप जान जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तुरंत विषम दिन की गणना कर लेंगे और जानते हो कैसे हल करेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि क्या बदले, सिर्फ डेट बदल जाए, ना मंथ बदले ना ईयर बदले, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय जब भी अंतर देखेंगे तो चूंकि इसमें तो कोई अंतर नहीं है तो इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। हमारा मतलब किससे? 7 और 29 से। तो बड़ा ही इजी है कि 7 और 29 में आप देखेंगे तो कितने दिन का अंतर है? 22 दिन का। सिंपल सा, 29 में से 7 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 22। अब आपसे अगर हम पूछे कि इन 22 दिनों में कितना विषम दिन होता है तो आप 7 से भाग देंगे, कितना विषम दिन आ जाएगा? 1, क्योंकि 7 त्रिक 21 और शेष बचा 1। यानी कि इस डेट में और इस डेट में कितने विषम दिन का अंतर है? 1। देखिए विषम दिन का अंतर ही बताता है कि आज जो दिन है और जो आने वाला दिन है उसमें कितने दिनों का अंतर होने वाला, डिफरेंस यही पैदा करता है। तो ये 1 आ गया। इस 1 का मतलब क्या है कि अगर इस दिन में अगर मंडे है तो इस दिन कौन सा दिन होगा? 1 दिन आगे का होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों डेटों के बीच में कितने विषम दिन है? केवल 1 विषम दिन है। तो अगर यहां पे मंडे है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। ठीक, तो क्या करना है हमको? सबसे पहले इन दो डेट्स के बीच में कितने दिन है वो निकाल लेने हैं और उन डेट्स के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, उन दिनों के आधार पर क्या निकाल लेंगे हम? विषम दिन। और जितने विषम दिन का अंतर आएगा दिनों में भी क्या होगा? उतने ही दिन का अंतर आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो ये 1 दिन आया है कब इसे जोड़ना है और कब घटाना है। जब भी आप कैलेंडर में सापेक्षिक रूप से आगे की तरफ बढ़िए, जैसे यहां पे मार्च को दे दिया मंडे, अब पूछ क्या रहा है? मार्च ही पूछ रहा है, लेकिन ये 7 तारीख था और ये क्या था? 29 तारीख था। यानी हमें इसके आधार पे जिसकी गणना करनी है वो कैलेंडर में आगे जाने पर मिलेगा कि पीछे जाने पर मिलेगा? तो देख रहे हैं 7 से 29 आगे जाने पर मिलेगा और इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 दिन को इस मंडे में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। समझ में आया? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। अगर आपसे पूछे कि बताइए 11 मई सन 2020 को, मान लीजिए सोमवार ही था, इतना सोचना क्या, कोई भी हो, सोमवार था, और आपसे उसी तारीख का पूछ दे कि 30 मई सन 2020 को कौन सा दिन होगा। मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सेम उसी तरह का है, न मंथ चेंज हुआ है न ईयर चेंज हुआ है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डेट्स चेंज हो रही है। अब देखिए, अब इसमें से हमको क्या करना है? सबसे पहला काम, अगर ऐसी कंडीशन आए तो इन दोनों डेट्स का क्या निकाल लीजिए? अंतर निकाल लीजिए। यानी कि अगर दी गई सापेक्षिक डेट्स में केवल और केवल तारीखें चेंज हो रही है, न महीना चेंज हो रहा है और न वर्ष चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 11 और 30 का अंतर कितना होता है? सिंपल सी बात है, 19 होता है। यानी कि इसमें और इसमें कितने दिन का अंतर है? तो 19 दिन का अंतर है। अब इस दिन में हम क्या करेंगे? 7 से भाग। क्यों 7 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन दिनों में विषम दिन की गणना करनी है। अब हमने क्या किया? 7 दूना के 14, शेष कितना बचा? 5। ये 5 क्या बता रहा है कि अगर इस दिन सोमवार है तो अगला दिन 5 दिन के अंतर वाला आना है। अब वो 5 दिन आगे जाना पड़ेगा कि पीछे जाना पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे? इस 5 दिन को जोड़ेंगे, घटाएंगे। आप बताइए। तो देखिए कैलेंडर में जो सापेक्षिक पहला दिया हुआ है, जिसका दिन दिया है सोमवार, वो 11 है, और जो पूछ रहा है वो क्या है? 30 है। महीना तो नहीं बदला लेकिन डेट चेंज हुई है और हमको कहां जाना है? आगे जाना है। तो ये 5 दिन हम क्या करेंगे? सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार में अगर हम 5 दिन जोड़ देते हैं तो कौन सा दिन मिलेगा? आप जोड़ सकते हैं हाथों पर। इसकी 2 तरीके हैं, कैसे कैसे इसको करते हैं। तो सोमवार में 5 दिन जोड़ने का तरीका क्या है? मंगल, बुध, बीफे, शुक्र और शनिवार। तो यहां पे क्या आ जाएगा? शनिवार। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप जानते हैं कि सोमवार सप्ताह का कौन सा दिन होता है? पहला दिन होता है। और इसमें कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो एक में अगर 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6। और सप्ताह का 6वां दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो आपको जिस तरीके से लगाना है आप उस तरीके से लगा। सबसे अच्छा यही है कि सोमवार 5 दिन आप जोड़ दीजिए, बड़े आराम से क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अगर इसमें कहीं भी आप लोग कभी भी कोई दिक्कत आए तो क्या करिए, आप एक कमेंट हमें करिए, आप मैसेज बॉक्स में जाइए, इनबॉक्स में, और एक कमेंट्स करिए कि हमें किस बिंदु पर नहीं समझ में आ रहा है। हम निश्चय ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार की समस्याएं आप पा सकते हैं अपनी किताबों में, प्रैक्टिस सेटों में, वो सभी का जिक्र हम यहाँ एक बार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया कि 29 मई सन 2013 को सोमवार हो, और आपसे पूछ दिया 3 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि एक डेट क्या है और दूसरी डेट क्या है। तो एक डेट है 29 मई 13 और दूसरी डेट क्या है 3 मई 13। अभी ये ध्यान मत दीजिए कि ये आगे का दिया है कि पीछे का, कुछ नहीं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें केवल तारीखें बदल रही हैं, न महीना बदल रहा है और न ही क्या बदल रहा है, न ही ईयर चेंज हो रहे हैं, तो सिंपल सा क्या करिए, पहला काम कर लीजिए कि इस डेट्स का अंतर निकाल लीजिए। तो 29 और 3 का अंतर कितना होता है 26, और 26 में 7 से भाग देकर 7 त्रिक 21 कितना बचता है 5। आप क्या निकाल लिए, विषम दिन निकाल लिए। अब सोचिए कि करना क्या है। तो हमने जो आपको समझाया था कि जो दिया हुआ है वो 29 मई है, जो पूछ रहा है वो 3 मई है। तो कैलेंडर में अगर आप 29 मई के आधार पर 3 मई को बताने जाएंगे तो किधर बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि 29 मई से 3 मई की तरफ बढ़ने के लिए हमको कैलेंडर में पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये 5 दिन आप क्या कर देंगे, यहां पर घटा देंगे। अब सवाल उठता है कि सोमवार में से 5 दिन कैसे घटता है। तो एकदम इजी वे में आप सोमवार लिए, अब सोमवार से कितना दिन पीछे जाना है 5 दिन। तो सोमवार से एक दिन पहले क्या आता है, रविवार, फिर शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। अब देख रहे होंगे कि आपकी जब हमने आगे गिना था तो बहुत तेजी से गिना था, पीछे गिन रहे थे तो क्या धीरे धीरे काउंट करें, संभल के, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि हमारी आदत है दिनों में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इस तरह करने का। उल्टा गिनते समय हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड कम ना हो तो निश्चय आपको हम एक दूसरा तरीका बताते हैं कि जितना दिन आपको पीछे आना हो, तो पीछे अगर आप आना नहीं चाहते हैं, गिनने में आपको तो तकलीफ हो रही है, तो आप कितना दिन आगे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 दिन पीछे आना था, तो आप उतने दिन आगे जा सकते हैं जो इसमें जोड़ने पर क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 मिल जाए, 2। तो 2 5 मत जोड़िए ना, वो किसमें जोड़ दीजिए, सोमवार में। तो आप सोमवार में 2 दिन जोड़ के देखिए कितना आएगा, मंगलवार और बुधवार। तो दोनों ही तरह से आप हल कर सकते हैं। हमने क्या आपको समझाया, ये गणना कैसे करनी है, पीछे की तरह करनी है, जो आए। अब हमको क्या करना है, पीछे जाना है। पीछे जाते समय हमने ये पाया कि गिनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा दिक्कत नहीं, सवाल गलत नहीं हो रहे थे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था। हो सकता है कि जो एग्जाम पीरियड हो तो प्रेशर के कारण हम 2-3 बार को चेक करने लगे कि सही गिना है कि नहीं गिना है। तो इससे बचने के लिए जितना दिन आपको पीछे जाना है, जैसे 5 दिन आपको पीछे जाना है, तो क्या जोड़ देंगे 5 दिन में कि 2 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। क्या जोड़ देंगे आप 5 में कि वो 7 हो जाएगा, तो 2। तो आप क्या करिए, उसी 2 को सोमवार में जोड़ दीजिए। यानी आप जितना पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जाना चाहते हैं, तो उस संख्या को उस दिन में जोड़ दीजिए जो संख्या हम जोड़ने को क्या हो जाती है, 7। जैसे मान लीजिए हमको अगर 3 दिन पीछे जाना होता, हम पीछे जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या ऐसा जोड़ दें फिर इसमें, तो 4 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेके इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन की कमी नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है, और उसके लिए हमें आपको क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चन देने हैं। हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन यही सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप उन चीजों को बारीकी से देख सकें, ये क्वेश्चन कैसे हल होता है। चलिए कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए 31 अगस्त सन 2022 को मान लीजिए मंगलवार था। हम बार बार कह रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि जो सापेक्षिक गणनाएं होती है ना, उसमें जरूरी नहीं होता है कि ये जो दिन आपका आए वो कैलेंडर से मैच करे। वो जस्ट क्या है, एज्यूम किया हुआ यहाँ दिन है मंगलवार, और जो हमने इसके पीछे एक डेट की गणना की थी उसमें जो भी आता है वो आपके कैलेंडर में दिखता है। अब मान लीजिए ये देने के बाद आपसे पूछ देता है कि 6 अगस्त को क्या है, 6 अगस्त 2022 को क्या है, अगर इसकी गणना करनी है। तो यहां भी क्या आप देख रहे हैं, महीना नहीं चेंज हुआ, वर्ष नहीं चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, केवल और केवल ये दिन। अब क्या करते हैं, सिंपल साइज का अंतर निकाल लेते हैं। तो 31 से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25, 7 से भाग देना है, उसी तरह से 7 3 21 कितना बचा 4।
अब ये 4 दिन हम इस मंगलवार में जोड़ें कि घटाएं, तो सिंपल सा फंडा है कि 31 से 6 की तरफ आना है। सिर्फ 31 से 6 की तरफ नहीं आना, 31 अगस्त 2022 से 6 अगस्त 2022 की तरफ आना है। यानी कि हमको कैलेंडर में कहाँ जाना है, पीछे जाना है। और हमें पीछे जाने के लिए करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। आप इस 4 दिन को यहाँ अगर घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको घटाने से बचना है तो किस संख्या को जोड़ेंगे, ऐसी संख्या को जोड़िए जो इसमें जोड़ने से 7 प्राप्त हो जाए। तो 4 में क्या जोड़ने पे 7 प्राप्त होता है, 3। तो वही 3 दिन क्या कर देना है, इस मंगलवार में ऐड कर देना है। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। मंगल में 3 दिन ऐड करिए, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। और जरा 4 दिन घटा देखिए मंगलवार में से, तो सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। 4 दिन घटते ही क्या आंसर आ गया, शुक्रवार। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट पार्ट में ये क्या सीखा है कि अगर केवल डेट चेंज है, मंथ और ईयर नहीं चेंज हो तो कैसे हल करते हैं। चलिए अब हम ऐसा क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें कि मंथ भी चेंज हो जाते हैं। देखिए जब भी कैलेंडर क्वेश्चन में मंथ चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको हर एक महीने के विषम दिन ज्ञात हैं। आपको बहुत दिनों से मतलब नहीं है। अगर विषम दिन नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए 3-2 करके चलते हैं। सिर्फ जुलाई अगस्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 दिन। फिर हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, वो भी नहीं याद हो रहे तो आप यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई के बाद यहाँ अगस्त आते हैं। और जितने ये टॉप पे मंथ पढ़ते हैं उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 3। क्यों, क्योंकि उसमें 31 दिन होते हैं। और जब भी हम 31 में 7 से भाग देते हैं विषम दिन ज्ञात करने के लिए, तो 7 चौक 28 और 3 बचता है शेष। हमने इसको बृहद रूप में आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में। अब आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मंथ भी चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया है कि 11 मार्च 2022 को अगर बुधवार हो तो कौन सा ले ले, जुलाई ले ले, पहले 1 महीने का अंतर लेते ना। तो अगर मान लीजिए अप्रैल, मार्च के स्थान पे अप्रैल पूछ दिया कि 20 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछता है तो आप उसको सिस्टमेटिकली एकदम हल करेंगे, बहुत शॉर्टकट्स में अभी नहीं। स्टार्टिंग में हम शॉर्टकट्स पर नहीं चलने वाले। तो सिंपल से करना क्या है, हमको इस डेट से और इस डेट के बीच कितने दिन है यही निकालना है। अब ये नहीं कैसे ऐसे करके गिनना करने लगिएगा। तो यहां पे क्या करना है, हमको दिया क्या है 11 मार्च 2022 के बाद देखना है और कहां तक पहुंचना है, 20 अप्रैल तक। तो हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट में दिनों की गणना कर लेंगे। तो आप देखिएगा हमको 11 मार्च से आगे बढ़ना और कहां तक पहुंचना है, 20 अप्रैल तक। तो हम 11 मार्च से आगे बढ़ते हैं। तो मार्च में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन और 11 तारीख है। तो मार्च में कितना दिन शेष बच जाता है, आगे बढ़ेंगे कितना और तय करना है, 20 दिन तय करना है। लिख दीजिए 20 दिन। फिर अभी यहां अप्रैल महीने में कहां तक जाना, इसमें भी 20 ही दिन जाना है। तो टोटल कितना हो गया, 40 दिन का अंतर आ गया यहां से और यहां में। अब इस 40 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, भाग दीजिए, 7×5 = 35। कितना हो गया यहाँ पे, 5 विषम दिन का अंतर आ गया। अब वही पुराना रूल, इस 5 को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, पीछे जा रहे हैं तो घटा दीजिए। तो इस बुधवार में ये 5 दिन जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्च देकर क्या पूछ रहा है, अप्रैल पूछ रहा है। तो 5 दिन जोड़ दीजिए। अब 5 दिन जोड़िए बुधवार में, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। देखिए ना कितना जल्दी हमने जोड़ा, क्योंकि आगे जाना था। जब आगे जाना होता है तो स्पीड हमारी ऐसे ही बढ़ जाती है। और जाना भी चाहिए भाई स्पीड में, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा सा या थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए हम निकालते हैं 11/4/2013 को अगर सोमवार हो तो 15 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में आप अपने पुराने ज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस नए ज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम नए ज्ञान के आधार पर इसको हल करके दिखाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पुराने ज्ञान पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है। डे भी चेंज हो रहा है और मंथ भी चेंज हो रहे हैं। ठीक, डे चेंज, मंथ चेंज, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां से ईयर नहीं चेंज हो रहा है, तो हमको यहां से आगे बढ़ना, जुलाई तक पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 11 तारीख ये खुद है, तो कितने दिन शेष बचे हैं उसमें, 19 दिन।
अप्रैल का हो गया। मई में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं। जून में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। और जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 भले ही होते हैं, लेकिन जाना कहां तक है? केवल 15 तारीख तक। तो यहां पे लिख दीजिए 15 तारीख। अब क्या करना है? अब या तो इनको आप सबको जोड़ लीजिए, या तो इसमें विषम दिन लिखिए और तब जोड़िए। दोनों ही तरीके से आपको हम बता देंगे अभी। तो 19 और 31 कितना होता है? 50, 50 30 80, और 80 15 कितना होता है? 95। 7 से भाग देंगे, 13 बार जाएगा। अरे 7 एकम 7, 2 बचा शेष, 25 हो गया। 7 त्रिक 21, 13 7 91 भी होता है। अब यहाँ पे कितना बचा शेष? 4 बचा। अब इस 4 को क्या करेंगे? सोमवार में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल देकर पूछ क्या रहा है? जुलाई। 4 दिन ऐड करिए तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। इस दिन क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको एक तरीके से और हल कर सकते थे। यहाँ 19 आया तो 19 में कितने विषम दिन होते हैं? तो 7 दूना के 14, 5, इसमें 3, इसमें 2 और यहाँ पे 1। थोड़ी गणना क्या होती है? छोटी हो जाती है। अब क्या करते हैं इसको? अब इसको जोड़िए इसे। 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11। जब भी 6 से ज्यादा हो क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। कितना बार जाएगा? 7 एकम 7, बचेगा क्या? 4। देखिए सेम वही आया। अब 4 दिन ऐड कर दीजिए। इसका एक तरीका तो ये है जो आप पिछले में भी देख चुके हैं और इस वाले में भी देख चुके हैं। अब अगर आप ये ध्यान दें कि ये कौन सा महीना है, तो ये कौन सा साल है? 2013 है। और 2013 की ही बात हो रही है। 2013 एक कौन सा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। और आपको हमने भी पीछे क्या याद कराया था कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं? तो आपने यहाँ देखिए अप्रैल और जुलाई क्या होता है? समान होता है, यानी कि ये महीना और ये महीना आपस में समान है। यानी कि अगर 11 अप्रैल को सोमवार है तो ये क्या बता रहा है कि 11 जुलाई सन 2013 को भी क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो 12 को क्या हो जाएगा? ये हमने कैसे जाना कि सोमवार हो जाएगा? क्योंकि अप्रैल जुलाई समान होता है। अब देखिए, अब अगर 11 को सोमवार तो 12 को मंगल, 13 को बुध, 14 को बृहस्पति और 15 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार। इजली ना, इतना सारा काम नहीं करना पड़ा। सिर्फ क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि आपको ये याद है। तो इसका कितना महत्व है आप यहां देख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे और आपको क्या याद है, कौन से महीने समान है, तो आप बड़े इजली इसको लगा सकते हैं। समझ में आया कुछ? ठीक, आगे बढ़े। अब पहले हमने डे चेंज किया, फिर हमने क्या चेंज किया? मंथ चेंज किया। अब इसके बाद ईयर चेंज करें उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 7/5/2013 को मंगलवार है, तो 7 जून 2013 को कौन सा दिन होगा? मान लो ये ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो यहां पे मई 7 जून से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, जुलाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? डे नहीं चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है और ईयर भी नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोनों में कितने दिन का अंतर है, तो हम सीधे कह देंगे 2 मंथ्स का। ठीक, अब ये 2 महीने का अंतर है, तो इसको लगाने की 2 विधियां। या तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, पहले क्या बताया था कि आप कैसे लगाएंगे इसको? तो आप वहां शुरुआत करेंगे कि 7 मई से आगे बढ़ना है। और कहां तक बढ़ना है? 7 जुलाई तक। तो 7 मई से आगे बढ़ेंगे तो मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। 7 ये खुद है तो कितना हो जाएगा? 24। अगर आप 24 लिखते हैं, 24 में डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 7 त्रिक 21 और 3 लिख देंगे कि इसमें कितने विषम दिन होते हैं। दोनों तरीके से हल कर लीजिए। ज्यादा आपको क्या करना है? शुरू में इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप जो ही करेंगे कि 24 दिन बचा, तो आप 24 लिखने के स्थान पर 24 में कितने विषम दिन होते हैं उसको अपने मन में ही काउंट करके क्या लिख देंगे? सीधे विषम दिन लिख देंगे। ये 24 है तो 7 त्रिक 21, 3 बचा शेष तो 3। मई के बाद क्या आता है? जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30। लेकिन आप यहां पे क्या लिख देंगे? सिर्फ 2। लेकिन हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। इजी ना? अब हम क्या करते हैं? आगे हम किसमें? जुलाई में। जुलाई में कहां तक जाना है? केवल 7 में। तो यहां पे 7 लिखेंगे और यहां क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि 7 दिन में कितने विषम होते हैं? 0। अब इन दोनों को जरा हल कर लीजिए। 24 और 30 54, और 54 और 7 कितना होता है? 61। ठीक, 54 और 7 61, 61। यहां देखिए 3 2 5 आ गया। इसमें हम 7 से भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? 7 8 56 जाएगा। और कितना बचेगा शेष? 5। यहां भी देखिए 5 बचा और यहां भी 5 आया। अब इस 5 को हम क्या करेंगे? मंगलवार में ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में 5 ऐड करके देख लीजिए। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार कितना आ जाएगा? संडे, यानी कि रविवार।
हल हो गया। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि यह है कि अगर सेम डेट नहीं चेंज हो रही है, ईयर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है, तो हम जान जाए कि 2 मंथ में कितने विषम दिन होते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 मंथ तो चेंज हो रहे हैं, अब हमको ये ध्यान देना है कि वो जो मंथ चेंज हो रहे हैं वो कितने दिन वाले हैं, 30 दिन वाले हैं, 28 दिन वाले हैं, 29 दिन वाले हैं कि 31 दिन वाले हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं तो आप ऐसे ही लगा लीजिए, सेफ तरीका यही है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर इसको हम दूसरी तरीके लगाना चाहें तो देखिए, मई है, जून है और जुलाई है, ये 3 महीने हमारे बीच में पड़ रहे हैं। एक तो मई पड़ रही है, जून पड़ रहा है और जुलाई पड़ रहा है। ठीक, अब हम ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसके महीने के लास्ट डे को क्रॉस करेंगे काउंटिंग करते समय? तो 7 मई से आगे बढ़ेंगे तो मई का भी अंतिम दिन पड़ेगा, जून का भी अंतिम दिन पड़ेगा, लेकिन जुलाई का नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां से गणना स्टार्ट करिए वो वाला महीना माने रखता है, और कौन सा महीना माने नहीं रखता? अंतिम महीना। तो जिस महीने का पूछे उस महीने से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए मई और जून में कितने दिन होते हैं? तो मई में होता है कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। और जून में कितना दिन होता है? तो 30 दिन होता है। तो 31 में कितने होते हैं? 3, और जून में कितने होते हैं? 2। कितने विषम दिन हो गए? 3 और 2। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 5। देखिए वही सेम आया। तो 5 दिन जोड़ के फिर से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन क्वेश्चनों में ईयर चेंज हो जाए उनको हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए सबसे सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 17 मार्च सन 1997 को मंडे हो, तो 17 मार्च सन 1998 को 1998 को कौन सा दिन होगा? अगर ये क्वेश्चन लगाना है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में डे नहीं, मंथ नहीं, बल्कि क्या चेंज हो रहा है? ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन ये ईयर के चेंज होने का सबसे आसान क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैलेंडर के क्वेश्चन में जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, किसी एक डेट को देके दूसरे डेट के दिन को पूछे, तो कैसे लगाना होता है कि दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड हुआ है, ड्यूरेशन निकालना है हमको। तो यहां से और यहां में कितना ड्यूरेशन है? तो 1 ईयर का, यानी कि 1 साल का। अब इस 1 साल में हमको क्या जानना है? विषम दिन। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 1, यदि वह साल कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर है। और यदि वो साल ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर अगर लीप ईयर है तो फिर कितना हो जाएगा? 2। मतलब अगर साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन, और अगर वो कहीं लीप ईयर है यानी कि अधिवर्ष है तो 2 विषम दिन। अब जो ये 1 वर्ष का अंतर आ रहा है वो वर्ष क्या है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम उसको लीप ईयर मानेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे, इसका निर्धारण होता है फरवरी से, कि हमारी इस काउंटिंग में हमने किस साल की फरवरी को काउंट किया है। क्योंकि यहां वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि 97 और 98 दोनों के दोनों क्या है? वो ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसलिए यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस 1 ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 1। तो इस 1 ईयर में अगर 1 विषम दिन होंगे तो क्या होगा? तो इस दिन में कितना हम जोड़ देंगे कि इस दिन को ज्ञात कर लें? तो इस 1 दिन को हम कहां जोड़ देंगे? मंडे में जोड़ देंगे। मंडे में जोड़ते ही क्या हमको मालूम चल जाएगा? ट्यूसडे। ठीक, यानी कि अगर 17 मार्च 1997 को मंडे है तो 17 मार्च 1998 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी? क्योंकि इसमें और इसमें जो 1 वर्ष का अंतर है वो कौन सा वर्ष है? तो वो एक साधारण वर्ष है। और किसी भी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 1 विषम दिन होते हैं। इतना तो पता ही पता है। ठीक, तो सबसे सरल क्वेश्चन यही हो सकता था। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 17 मार्च सन 2003 को मंडे हो तो 17 मार्च सन 2004 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो सर आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है? यहां पे तो 1 ही वर्ष का अंतर है। अरे 17 मार्च 2003 और 17 मार्च 2004 कितना ड्यूरेशन है इनके? तो इनके बीच में भी 1 ईयर का ही अंतर है। ठीक, इतना तो कंफर्म है।
अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अब इस एक साल में या तो एक विषम दिन होगा या तो दो। वहां तो हम कंफ्यूज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि दोनों साल सिंपल ईयर ही थे, ऑर्डिनरी ईयर ही थे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि देखिए ये तो ऑर्डिनरी है लेकिन ये तो लीप है। अब यहाँ इस एक वर्ष का जो अंतर आ रहा है उसे हम क्या माने, क्योंकि आधा टाइम तो इसमें का है और आधा टाइम इसमें का है। लगभग 9 महीने इसमें काउंट किए हैं हम और 3 महीने इसमें, तब जाके 12 महीने बने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ से आप गणना करते करते कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक। मतलब 17 मार्च 2003 से जब आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपने किस में काउंट किया है, 2004 में, और यहाँ मार्च से लेकर दिसंबर तक। अब ये साल हम क्या लिखें, ऑर्डिनरी ईयर लिखें कि लीप ईयर लिखें? तो ये कैसे हम जानेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर लिखना है कि लीप ईयर? तो सिंपल सा आपको ये ध्यान देना है कि जो ये एक वर्ष हम लिखे हैं, इस एक वर्ष को हम ऑर्डिनरी ईयर कब करेंगे और लीप ईयर कब करेंगे। तो इसको लिए हमको ध्यान के देना है, फरवरी के मंथ को ध्यान देना है कि इस पूरी गणना में हमने किस वर्ष की फरवरी को काउंट किया है। तो क्या 2003 में हमने फरवरी को काउंट किया है? तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी गणना कहां से शुरू हो रही है, 17 मार्च से, और फरवरी पहले ही बीत चुकी थी, वो हमारी गणना में शामिल नहीं है। इसका मतलब कि ये वर्ष ऑर्डिनरी नहीं होगा। फिर हम वो ये देखना है क्या 2004 में हमने फरवरी वाले मंथ को काउंट किया है? तो आप देखेंगे कि यहां हमने काउंट किया है जनवरी, फरवरी, तब तो मार्च पहुंचा है। और ये जो साल है वो कौन सा साल है, ये 2004 है, और ये एक क्या है, यह एक लीप ईयर है। देखिए कोई भी वर्ष लीप ईयर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें फरवरी जो होती है वो एक दिन अधिक होती है, यानी कि 29 की होती है, और वही डिफरेंस क्रिएट करती है, वही ये करती है कि उस वर्ष में एक के स्थान पे 2 विषम दिन कर देती है। तो हमको ये डिसाइड करने के लिए जो ये एक वर्ष का अंतर आ रहा है, इसमें हम 1 विषम दिन लें कि 2 विषम दिन लें, ये किसके आधार पर डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा फरवरी के आधार पे, किस वर्ष की फरवरी को हमने काउंट किया है। और अगर उस वर्ष की फरवरी जो है वो 29 वाली होगी, तभी हम उस वर्ष को क्या करेंगे, तभी हम उस वर्ष को एक लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे जो एक वर्ष है वो कौन सा वाला वर्ष है, लीप ईयर वाला वर्ष है। क्यों? क्योंकि फरवरी हमने यहाँ नहीं काउंट की है, बल्कि कहाँ काउंट किया, यहाँ। तो यहाँ पे कितने विषम दिन जोड़ देंगे, इसमें 2 विषम दिन जोड़ देंगे। जब आप यहाँ पे ऐसे करके 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये सोमवार है, और सोमवार में 2 दिन जोड़िए तो मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बुधवार। तो ये कैसे हमने हल किया, ये आपको समझ में आया? ध्यान क्या देना है कि कोई वर्ष लीप ईयर के रूप में तभी काउंट होता है इस कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चनों में, जब क्या, जब उस वर्ष की फरवरी को हमने काउंट किया होता है तभी। अगर कोई वर्ष लीप ईयर है लेकिन हमने उस वर्ष की फरवरी को काउंट नहीं किया है, तो समझिए वो लीप वर्ष होते हुए भी हम उसको लीप ईयर के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, और उस वर्ष का हम 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 1। चलिए अभी इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, हमें इसको हम हटाते नहीं, इरेज नहीं करते हैं, उसके ठीक नीचे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सेम सा क्वेश्चन है, और इसको हम ऐसे हल करेंगे। 17 जनवरी सन 2003 को मान लीजिए क्या था, मंडे ही था, और आपसे पूछ दे 17 जनवरी 2004 इस दिन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एक वर्ष का ही अंतर आ रहा है। यहां भी जो ईयर का गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ईयर। अब इसमें या तो 1 होगा और या तो 2 होगा। यहां पे हमने कितना लिखा था, देखिए यहां पे हमने 2 काउंट किया था। अब यहां पे देखिए क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके सामने उन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय जहां आप रुक जाएंगे, उन समस्याओं को हम पहले ही हल करने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके समझ में न आए, तो पक्का उसे क्या करेंगे, अगर इसके बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लगाने में असमर्थ समझ रहे हैं, अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप तक निश्चित पहुंचाएंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस एक ईयर में हम क्या 1 विषम दिन ले सकते हैं या तो 2 विषम दिन ले सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, इसमें जो पहला साल है ये कैसा साल है, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो यहां पे हमने इसको लीप ईयर इसलिए काउंट कर लिया था और 2 लिख दिया यहां पे, क्योंकि फरवरी हमने कहां काउंट की थी, 2004। लेकिन आप यहां देखिए
तो हम जनवरी से जब स्टार्ट करेंगे तो 2003 की फरवरी हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन 2004 जो वास्तव में लीप ईयर है उसकी फरवरी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये एक वर्ष का जो यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है, टाइम पीरियड में डिफरेंस आ रहा है, वो कैसा है, वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। ये लीप ईयर हो रहा है भले ही, लेकिन इस वर्ष में उन्होंने क्या नहीं काउंट किया है, फरवरी। कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें डिफरेंस कहाँ होता है, किस मंथ में, फरवरी में होता है, वो भी कहाँ, 29 तारीख को। तो जब तक आप फरवरी की 29 तारीख को नहीं पार करेंगे अपनी काउंटिंग में, तब तक वो वर्ष लीप ईयर होते हुए भी हम उसके लिए एक विषम दिन ही लिखेंगे। और जब ही आप 29 तारीख को काउंट कर लेंगे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ही क्या कर देंगे आप उसको 2 कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मार्च तक जाके हम रुक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसको लेंगे, 1 को। तो यहाँ पे हम मंडे में क्या जोड़ देंगे, केवल 1 जोड़ देंगे, और जब मंडे में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, मंगलवार। सोमवार में 1 दिन जुड़ गया तो क्या आ गया, मंगलवार। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने हल किया जिसमें केवल ईयर चेंज हो रहे थे, न मंथ चेंज हुआ न डे चेंज हुआ। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें कि मंथ ईयर दोनों ही चेंज हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 10/5/2005, मान लीजिए इस दिन भी मंडे ही है। डिफरेंस हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमको ज्ञात करना है 15/7/2007 को, ये पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों डेट्स को देख लेना है, 10 मई 2005 और 15 जुलाई 2007। यहां से और यहां तक के बीच में अगर हमको दिन ज्ञात हो जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम से आसान सा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर कहीं आपके मन में ऐसा आ रहा है कि 10 मई 2005 को मंडे हो, अगर आपको यहां पूछ दिया होता कि 15 मई 2007 को क्या होगा, तब तो आपके लिए काम एकदम आसान हो जाता। ऐसा ही आप सोच रहे हैं, तो एकदम ऐसे ही करेंगे। देखिए अपने इस वीडियो में हम ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वे बच्चे जिन्होंने कैलेंडर को कभी नहीं पढ़ा है वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सके अपना, इसलिए ज्यादा कोड्स का इस्तेमाल नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है इस गणना को हम कैसे कर सकते हैं, तो इस गणना को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। तो हम पहले वाला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना लेंगे। पहले स्टेप में हम 10 मई 2005 से 10 मई 2007 तक की गणना कर लेंगे। हमने क्यों ऐसा किया है, ताकि हमको गणना करने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहां से यहां तक आप हाथों बस बिना पेन उठा ही जान सकते हैं कि 10 मई 2005 और 10 मई 2007 के बीच कितने ईयर का अंतर है, तो 2 ईयर का अंतर है। इतना तो आप तुरंत समझ गए कि कितना ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर का। और ये दोनों के दोनों साल जो हैं वो कौन से हैं, तो आप देखेंगे गणना हमने कहां से करनी शुरू की है, 5 से शुरू की है। तो 5, 6 और 7 ना, 2005 आया, 2006 आया और 2007 आया। अब यहां तो 3 वर्ष लिख रहा है, लेकिन यहां पे हमने कहा कि 2 ईयर का डिफरेंस है। तो ये 2 ईयर कौन कौन से रहेंगे इसमें, तो जिन जिन वर्षों की आपने फरवरी काउंट की है उन्हीं वर्ष यहाँ पे काउंटिंग में आते हैं। तो देखिए, क्या आपने 2005 की फरवरी काउंट की है, नहीं, इसका मतलब हमारी गणना में 2005 से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, 6 से मतलब है और 7 से मतलब है। यानी कि वो 2 वर्ष जो यहाँ पे ड्यूरेशन दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है वर्ष में, वो कितना है, वो 6 और 7। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो एक में 1 विषम दिन और इसमें 1 विषम दिन, तो टोटल कितने विषम दिन हो गए, 2। यानी कि इसमें जो गैप हुआ वो 2 विषम दिन का हुआ। ठीक, इतना करके रख लीजिए। अब हमने कहां से कहां तक गणना की है, 10 मई 2005 से 10 मई 2007 तक। क्या हमको यहीं तक जाना था, नहीं, हमको जाना था 15 जुलाई तक। तो यहां से यहां पहुंच गए। अब अगली वाली सीढ़ी क्या होगी, अब अगली वाली सीढ़ी इसको यहां ले लीजिए, 10 मई 2007 से कहां तक, 15 जुलाई 2007 तक। ये सेकेंड स्टेप। अब यहां पे क्या करना है, 10 मई 2007 से 15 जुलाई 2007 तक की गणना करनी है।
यानी कि यहाँ पे हमको मई, जून और जुलाई की गणना करनी है। तो यहाँ पे देखिए मई में हमने कहाँ तक पहले ही गणना कर रखी है, तो 10 मई तक गणना कर रखे हैं हम। अब मई में हमको जो बचे हुए दिन है उसमें विषम दिन जानना है, फिर जून में जानना है और जुलाई में कहाँ तक जाना है, केवल 15 जुलाई तक। तो मई में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 31 दिन का होता है मई। और उस 31 दिन में कितने दिन हम पहले ही जान चुके हैं, 10 दिन। कितना दिन बचा, 21 दिन। 21 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 0। तो मई की गणना पूरी हो गई। जून में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2 लिख दीजिए। जुलाई में होते भले ही 3 है, लेकिन कहां तक जाना है, केवल 15 तक जाना है। और 15 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, केवल 1। तो टोटल कितने होंगे, 2 और 1 3। तो इस रूप में अगर टोटल विषम दिन कहें तो 3 यहां और 2 यहां, कितने हो गए टोटल, 5। तो ये 5 हम कहां जोड़ देंगे, यहां। तो कैसे हमने जाना कि ये 5 को यहां जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमको कैलेंडर में कहां जाना है, आगे की तरफ जाना है, 2005 से 2007 की तरफ। तो आप जब भी सोमवार में 5 जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो यहां पे क्या आ जाएगा, शनिवार। समझ में आया आपको कैसे इस क्वेश्चन को लगाया गया है? एकदम ठीक इसी तरह से आप गणना करना है। साल का अंतर चाहे जितना कर दे, कुछ भी कर दे, आपको कैसे हल करना है, ठीक इसी तरह से हल करना है। समझ में आ गया? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में और आज भी ये बताया कि हर एक साधारण वर्ष, हर एक जो साधारण वर्ष होता है, जैसे यहाँ पे एक विषम दिन होता है, तो एक साधारण उसमें अगर एक विषम दिन है तो ये क्या बता रहा है कि अगर 2 दिनों के बीच में, 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर है तो उस दिन में कितने दिन का अंतर हो जाएगा, 1। लीप ईयर में क्या बताता है कि कितने दिन का अंतर हो जाएगा, 2। इससे एक चीज और हमको जानकारी मिलती है कि जब भी कोई साधारण वर्ष रहेगा तो उसका जो पहला और अंतिम दिन जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी सन 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर सन 2013 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। और अधिवर्ष में क्या होगा, अधिवर्ष में पहले और अंतिम दिन में क्या होता है, एक दिन में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है ना, 1 दिन की वृद्धि। अगर 1 जनवरी सन 2012 को सोमवार है तो 31 दिसंबर सन 2012 क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्यों, क्योंकि इसमें 2 विषम दिन होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर 1 जनवरी 2013 को सोमवार हो और 1 जनवरी 2014 को आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि सर 13 है और ये 14 है, कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। वो 1 साल क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब इससे एक सूचना और प्राप्त होती है, ये सोम, ये हो गया मंगल, तो इसके ठीक एक दिन पहले कौन सी तारीख आएगी, 31 दिसंबर। इसका मतलब कि ये 13 साधारण वर्ष है और 31 दिसंबर के दिन क्या हो जाएगा, ये मंगल, तो क्या हो जाएगा, सोम। यानी कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसका पहला अंतिम दिन समान होता है। उसी ढंग से हम ये भी जान गए कि पहले और अंतिम दिन क्या होती है, 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक, आसान सी चीजें हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। क्या हमने बताया कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होता है, वो इक्वल होता है। कैसे होता है वो हमने करके दिखाया। ठीक उसी तरह से लीप वर्ष में क्या होता है, 1 दिन की वृद्धि है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5। ये हमको एक सूचना देती है। देखिए, जब भी हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था तो प्रथम शताब्दी जब शुरू हुई थी तो क्या हमको ज्ञात हुआ था कि प्रथम शताब्दी जब प्रारंभ हुई तो 1 जनवरी सन 1 था। तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या रहा होगा, सप्ताह का पहला दिन क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा, वहीं से स्टार्ट हुआ। अब अगर पूछते हैं आपसे कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन मतलब समझते हैं 31 दिसंबर सन 100, तो यही बता रहा है कि भैया 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। इसीलिए अंतिम दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्योंकि ये 100 वर्ष की गणना हमने जब किया था तो क्या आया था, 5। तो जब 100 वर्ष की गणना करके 5 विषम दिन आया था तो ये क्या बता रहा है कि उस शताब्दी का जो अंतिम दिन था वो क्या था, शुक्रवार था। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ा दें
द्वितीय कर दें तो द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, तो वो दिन क्या होगा, 1 जनवरी सन 101 हो जाएगा। और उससे ठीक पहले वाली तारीख क्या थी, 31 दिसंबर सन 100, उस दिन क्या था, शुक्रवार था, तो इस दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। अब इस दिन शनिवार है तो द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, आप बताइए। द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर सन 200। 200 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 का मतलब कौन सा दिन होगा, सोम मंगल बुध, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बुधवार। अब देखिए तीसरी बात ये कि तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा। अब अगर अंतिम दिन यहाँ बुधवार था तो अगला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक, अब पूछ दे आपको कि तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तृतीय शताब्दी ये है 300, इसका कितनी गणना आई थी, 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार। अब अंतिम एक और बचा है चतुर्थ शताब्दी का प्रथम दिन। अगर ये सोमवार है तो इसके प्रथम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। और आपसे पूछे चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन, हाँ एकदम जो आप सोच रहे हैं वही, रविवार। कैसे रविवार हो गया, क्योंकि चौथी शताब्दी 400 है, उसका विषम दिन कितना आ गया, 0। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर कुछ आपको समझाते हैं। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो ये शताब्दियों के ये विषम दिन लिखे हुए हैं, इसका सीधा संबंध किससे है, इनका सीधा संबंध किस चीज से है, उस शताब्दी के अंतिम दिनों से है, अंतिम दिनों से है। ठीक, बाकी हमने गणना की है। इनसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, अक्सर देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो गया आज का, लेकिन हमको आशा है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए वीडियो सहायक भी होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सभी चीजों से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका एक एक करके प्रैक्टिस करिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कोई लग रहा है कि आपको हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है या जो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे, आप हमें कमेंट करेंगे। उस कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करिए, उस समस्या का समाधान अपने अगली वीडियो में निश्चित करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।